बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मज़मून है उर्दू ए और बी दोनों ही पढ़ेंगे। जमात हश्तम हिस्सा नस्ल में शहरी दिफा पढ़ाऊँगी मैं आपको, और ग्रामर में ने और को का इस्तेमाल और इसम की इकसाम बालिहाज़ मायनी। इसके साथ ही मज़मून पढ़ेंगे यौम आज़ादी और तफ़हीम इबारत नंबर 1। आज का टॉपिक है हमारा शहरी दिफा। सामने देखें ख़ास अल्फाज। इन अल्फाज के मायने जो हैं आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं, आपने वहाँ से लेकर अपनी कॉपी से लिखने हैं। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, लिखे नहीं हुए पेंसिल हाथ में पकड़े और साथ साथ मायने लिखें। इमरजेंसी का मतलब होता है फ़ौरन, जल्दी से। ख्वामखा का मतलब है बिला वजह। गामजन का मतलब है चलना। लपकना का मतलब है जल्दी से या झपट कर या फ़ौरन। हमाइल का मतलब है गले में डालना। लर्जा देना का मतलब है कांपना। उसके बाद है लपकना का मतलब भी यही है, जल्दी से बढ़ना आगे। एविस का मतलब है बदला। रोनुमा होना का मतलब है जाहिर होना। झमघट्टा कहते हैं हजूम को। सर्जन वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है। शऊर कहते हैं अकल को, और मसनूई कहते हैं बनावटी। ये आपके मायने हो गए। अब पढ़ाई कर लेते हैं। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर यानी जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से इसके अब्बाजान की आवाज़ आई कि बेटे मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा, क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस दौरान इसकी अम्मी भी आ गई और पूछने पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था, वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लग गई है, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकेंगे। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, ख्वामखा यानी बिला वजह बेगुनाह या मासूम शहरियों को हलाक कर रहे हैं यानी मार रहे हैं। इसने अम्मी से पूछा ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं। अम्मी ने इन्हें बताया बेटा ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर तो लेट गया मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल का मायने है लगातार ये सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो चंद सिक्कों के एवज यानी चंद सिक्कों के बदले में जो कीमती जानों का सौदा कर रहे हैं और मुल्क में तबाही फैलाते हैं। यही बातें सोचते सोचते हामिद सो गया। दूसरे रोज़ शाम की चाय पे इसके अब्बाजान से मुलाकात हुई। हामिद के पूछने पर उन्हें बताया कि किस तरह रात भर जख्मियों का ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे। हामिद ने अब्बाजान से पूछा, अब्बाजान मैं किस तरह से इन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बम में या किसी हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं। अब्बाजान ने इसे बताया कि इसके लिए इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेनी पड़ेगी। तरबियत कहते हैं सीखना, और मशक़ें करनी पड़ेंगी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है, यानी शहरियों की हिफाजत करने के लिए ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है। शहरी दिफा के दायरे में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी को माकूल इंतज़ाम कर रखा है। हर सेहतमंद शख्स को रज़ाकाराना तौर पर, रज़ाकाराना का मतलब होता है बग़ैर मुआवजे के, इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए। हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर यानी अकल जो है या समझ लोगों में बहुत कम है, जिसकी वजह से हादसात में ज़ख्मी होने वाले को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिलने पर यानी फ़ौरन मौके पर उसको तिब्बी इमदाद नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ जाता है यानी मर जाता है या फिर उम्र भर के लिए माजूर हो जाता है। हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए, हामिद ने पूछा। अब्बाजान बोले पहले तो हमें ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखनी चाहिए, यानी अपने आसपास देखना चाहिए ताकि मुल्क का कोई दुश्मन इस तरह की हरकत ना कर सके। दूसरा ये, अगर कहीं इस तरह का हादसा रोनुमा हो जाए तो हमें वहाँ झमघट्टा नहीं लगाना चाहिए यानी हजूम लगाना नहीं चाहिए। इससे ज़ख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद में रुकावट होती है।
हंगामी हालात में इमारतों को खाली करने के लिए रास्तों का तयन लाजमी करना चाहिए। इनसे आम लोगों को आगाही अशद ज़रूरी है। आग को बुझाने वाले आलात का इमारत में होना बेहद ज़रूरी है। ज़ख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाना चाहिए ताकि इन्हें सांस लेने में आसानी हो। धुएं से बेहोश होने वाले लोगों के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए और इनके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे लगाने चाहिए। इन हादसात में बाज़ दफ़ा लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं और बाजू की हड्डी टूटी हो तो कपड़े से एक त्रिकोणीय पट्टी बनाकर बाजू को गले में हमायल कर देना चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की छोटी छोटी खपचियाँ या तख्तियाँ टूटी हुई हड्डी के अतराफ में रखकर ऊपर पट्टियाँ लपेट दी जाएँ ताकि टूटी हुई हड्डी को सहारा मिल जाए। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा हो तो कपड़े की गद्दियाँ ठंडे पानी में भिगोकर ज़ख्मियों के ऊपर रखनी चाहिए ताकि खून का अखराज बंद हो जाए। अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो दोनों हाथों से कपड़ों को ढांप लें और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दें। अगर कोई दूसरा आदमी पास हो तो फ़ौरन जले हुए के जिस्म पर कंबल, रज़ाई, खेस, दरी या कोई मोटा कपड़ा डाल दें और इससे ज़मीन पर लौटना शुरू कर दें। आग वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए वरना इससे आग और ज़्यादा भड़क उठेगी। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, अगर कोई आदमी पानी में डूब जाए तो इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह दी जाए? अब्बाजान ने बताया, अगर कोई पानी में डूब जाए तो सबसे पहले इस शख्स को उल्टा लटाकर इसके जिस्म से पानी निकाला जाए। इसके बाद इसे सीधा लटाकर मसनूई तरीके से इसकी सांस की बहाली की जाए। अगर किसी को सांप डस ले तो जहां सांप ने काटा है इस जगह से 4-5 इंच ऊपर जिस तरफ से खून आ रहा है रस्सी या कपड़े वगैरह को कस के बांध दिया जाए। सांप के जहर को फ़ौरन किसी ब्लेड वगैरह से खुरच कर निकाल दें। मुतासर जगह को साबुन और पानी से धोएं और मरीज़ को वक्त ज़ाया किए बगैर अस्पताल पहुंचाया जाए। हामिद अब्बाजान की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। अब्बाजान ने गुफ्तगू ख़त्म की तो कहने लगा, अब्बाजान इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब्बाजान कहने लगे, हाँ बेटा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की कुछ मशक़ें की हों और फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स उस डिब्बे को कहते हैं जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए मुनासिब मेडिसिन्स होती हैं जो अगर कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस बॉक्स में से लेकर आप आसानी से मरीज़ को कोई भी मेडिसिन जो ज़रूरत हो उस वक्त की वो निकाल लें। उसमें रुई का पैकेट होता है, पट्टियाँ, टिंचर, आयोडीन, बोरिक एसिड और इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि जल्दी से अगर खून निकल रहा है या कहीं कट लग गया है या कुछ ऐसा हो गया तो उस बॉक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हम मरीज़ को फ़ौरन से इब्तदाई तिब्बी मदद दे सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। हामिद के पूछने पर अब्बाजान ने बताया कि फ़र्स्ट एड बॉक्स ऐसा डिब्बा है जिसमें मरहम, पट्टी का सामान यानी रुई का पैकेट, चंद ज़रूरी इक़साम की पट्टियाँ, टिंचर, आयोडीन की बोतल और बोरिक एसिड, ज़ख़म पर लगाने वाले मरहम और इमरजेंसी में दी जाने वाली अद्वियात शामिल हैं। फ़र्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए। हामिद के पूछने पर कि क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने तक महदूद होता है, अब्बाजान ने वजाहत के साथ बताया कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़ाल रहता है। इसके मुलाजमिन और रज़ाकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में महारत पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ना, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मुकामात से बाहिफाजत निकालने और बुलंदोबाला इमारतों में सीढ़ियों के बगैर नीचे लाने की तरबियत दी जाती है। जंग के दिनों में ये महकमा शहरियों को बमबारी से महफूज रखने के तरीके बताता है जिसमें ज़मीन पर लेटने, रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना और खंदकें खोद कर ख़ुद को दुश्मन से महफूज रखना जैसे तरीके खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। ये महकमा रज़ाकारों को पहरा देने, घरों में ब्लैकआउट करने और हल्के हथियार चलाने की तरबियत भी देता है जिससे लोगों में हौसला और एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ता है और वह अपनी और अपने वतन की हिफाजत के लिए
कमर बस्ता हो जाते हैं। हामिद ने कहा, अब्बाजान क्या मेरी उम्र के नौजवान भी महकमा शहरी दिफा से तरबियत पा सकते हैं? क्यों नहीं, तुम्हें और तुम्हारी उम्र के नौजवानों को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इस सिलसिले में अपने असातिज़ा से बात करो। अब्बाजान, मैं कल स्कूल जाकर अपने असातिज़ा से बात करूँगा कि वो इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत के लिए महकमा शहरी दिफा से बात करें। मैं अपने दोस्तों से मिलकर ये मशक़ें करूँगा और आइंदा हादसात में ज़ख्मियों की मदद करूँगा। हामिद ने पुरजोश अंदाज में कहा। अब्बाजान ने हामिद को थपकी दी और कहा, शाबाश हामिद, शाबाश। अब बच्चों एक्सरसाइज करेंगे, इसकी मशक पे आ जाए। सबसे पहले शहरी दिफा के मुताबिक दर्जा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ये सवालात हैं, इनके जवाबात जो है मैं आपको नोट सेंड कर दूँगी। वैसे आपकी सहूलत के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ। अब्बाजान ने फ़ोन पे क्या बताया? अब्बाजान ने फ़ोन पे बताया कि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है, अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? ये क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर है आपका। बम धमाके का सुन के हामिद ने सोचा, कितने जालिम लोग हैं। धमाका करने वाले कौन लोग हैं? धमाका करने वाले लोग यकीनन मुल्क के दुश्मन हैं। महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया? महकमा शहरी दिफा इसलिए कायम किया गया किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों की इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जाए। अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए, ये आपके पीछे बुक में भी है, अगर किसी के कपड़ों के आग लग जाए तो फौरी तौर पर दोनों हाथों से मुंह ढांप लें और ज़मीन पर लौटना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। शहरी दिफा के मुताबिक शहर में बम धमाका हुआ था बड़ी मार्केट में। हामिद के अब्बाजान शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर। इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत में महकमा कायम किया शहरी दिफा। दूसरे रोज़ हामिद की अब्बाजान से मुलाकात हुई शाम की चाय पर। डूबने वाले के जिस्म से पानी निकालने के लिए उल्टा लटाकर मरीज़ मरहम पट्टी के सामान और एमरजेंसी अद्वियात बॉक्स को कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दर्जा ज़ैल अल्फाज को अलफ़बाई तरतीब देकर इनके मायने लुगत से तलाश करें। अलफ़बाई तरतीब ये होता है कि अली बे की तरतीब जिस तरह से है, जो अल्फाज अलिफ से आते हैं उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ आता है वो उस तरतीब से इसको लिखिए। मैं आपको तरतीब बताती हूँ, आप उसके ऊपर नंबरिंग करते जाइए। सबसे पहले अलिफ मद्दा आता है तो इसका मतलब आगाह पहला लफ्ज़ होगा। आगाह का मतलब है वाकिफ़। दूसरा लफ्ज़ आएगा एहतमाम। अलिफ मद्दा के बाद आता है अलिफ। एहतमाम का मतलब है इंतज़ाम। तीसरा लफ्ज़ आएगा हे इसलिए आएगा कि इसके दरमियान में जितने लफ्ज़ हैं वो हे के बाद आएंगे, इसलिए पहले आएगा हादसा, अनोखी बात। हे के बाद आएगा खैर को मतलब है खुशहाल का मतलब है आसूदा। इसके बाद दाल, दुश्वारी का मतलब है मुश्किल। नंबरिंग कर लें आप। उसके बाद है एविज़, आइन से एविज़ का मतलब है बदला। और गामजन, गाव से ये सबसे एंड में आएगा, इसका मतलब है तेज़ चलना या चलना। तीसरा है हमारा दर्जा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं आपने। जालिम के साथ ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मज़लूम, दुश्मन के साथ दोस्त, तरक्की के साथ नज़ली, खुशहाल, बदहाल, आइंदा के साथ गुज़िश्ता, आगाह के साथ अनजान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इस तरह से जुमले बनाने हैं कि इसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। मैं आपको आपकी सहूलत के लिए हर लफ्ज़ का एक जुमला बता देती हूँ, लेकिन जुमले जो हैं आप खुद से भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लपक कर, हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। इमरजेंसी में लोग शोबा हादसात में जाते हैं। ख्वामख्वाह, आप दोनों ख्वामख्वाह आपस में उलझ पड़े। गामजन, अल्लाह ताला हमारे मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन रहे। खुशहाल, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा खुशहाल रखे, आमीन। एहतमाम, आपने तो बहुत ही एहतमाम कर डाला। रुकावट, नाखवानदगी हमारी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। रोनुमा, आजकल मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। हमायल, अकबर की पहली पोजीशन ना आने पर अम्मी ने प्यार से इसके गले में अपने बाजू हमायल कर दिए। ये तो आपके जुमले हो गए। और आप जो हैं ये देखें मैंने स्क्रीन पर आपको लगा दिए हैं। इसी तरह ही आपने भी अपनी
बुक पर या अपनी कॉपीज़ पर ये अराब लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुनासिब अल्फाज लगाने हैं आपने खाली जगह पर। फ़ोन की घंटी बजी तो हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरा है जालिम, धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं। तीसरे में मुल्क कौम के दुश्मन नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे। मुल्क और कौम के दुश्मन चंद सिक्कों के एवज़ कीमती जानों का सौदा कर देते हैं। हामिद अब्बाजान की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था, दिलचस्पी, और लास्ट में ज़ख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ये आप लोगों ने नहीं करना, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। ट्रैफिक हादसे या किसी ऐसी हंगामी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी भी ट्रैफिक हादसे या अचानक हंगामी सूरत हाल हो जाए तो वहाँ झमघट्टा ना लगाएं, फ़ौरन एम्बुलेंस बुला लें। हादसे में अगर लोगों की कभी कभार हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो अगर बाजू की हड्डी टूटी है तो कपड़े से कोई कोनी पट्टी बनाकर बाजू को उसमें हमायल कर दें। अगर कोई पानी में डूब जाए तो फ़ौरन से उसको उल्टा लिटाएं और पानी उसका निकालें पहले, फिर उसे मसनूई तरीके से सांस दें और फ़ौरन नज़दीकी हस्पताल ले जाएं। और अगर किसी को आग लग गई है तो उस बजाय कि वो भागे, उससे भागना न दें, जल्दी से कोई कंबल या खेस जो है उसको उड़ा दें ताकि उसकी आग जो है वो बुझ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वाहिद के जमा और जमा का वाहिद। धमाका, धमाके, कौम, अक़वाम, मुलाकात, मुलाकातें, इदारा, इदारे, हादसात, हादसा, हरकत, हरकात, तख्तियाँ, तख्ती। कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा है। दोनों जो वाहिद है उनके जमा बनाने हैं और जो जमा है उनके वाहिद बनाने हैं। अब आ जाते हैं कॉलम पर। सबसे पहले मैंने नंबरिंग की हुई है, आप भी बेशक नंबरिंग कर लीजिए। बड़ी मार्केट, बम धमाका, हस्पताल, एमरजेंसी। नंबर 2 पे ये देखिए, इसी तरह जैसे मैंने यहाँ कॉलम 1 to 8 लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं, आप भी इधर से नंबरिंग ही करके इसको मिला लीजिए। मुल्क के साथ आएगा कौम, ज़ख्मी, मरहम पट्टी, इब्तदाई तिबी इमदाद, महकमा शहरी दिफा, ताज़ा हवा, मसनूई के साथ है तरीके, फ़ोन के साथ घंटी। ये हो गया क्वेश्चन आपका 10। अब है 11 क्वेश्चन आपका। दर्जा झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तस्कीर व तानीस जो है वाज़े हो जाए। घंटी, घंटी मोनस है। आदि छुट्टी के वक्त घंटी बजी तो बच्चे खिल उठे, ये जुमला बन गया ना। फ़ोन है मुज़क्कर। हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। धमाका, धमाका भी मुज़क्कर है। बादल की गरज, एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ मालूम होती है। कौम मोनस, मुल्क की तरक्की के लिए कौम की यकजहती ज़रूरी है। मुलाकात मोनस, आज सुबह ही मेरी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई। शऊर मुज़क्कर, छोटी उम्र में शऊर आ जाना बड़ी बात है। दुश्मन मुज़क्कर, अपने दुश्मन को माफ़ कर देना आला ज़र्फ़ी की बात है। हड्डी मोनस, जामुन के दरख्त से गिरकर अहमद की बाजू की हड्डी टूट गई, या इसको आसान कर लें, दरख्त से गिरकर अहमद की बाजू की हड्डी टूट गई। ये तो हो गया क्वेश्चन आपका 11। अब है 12। शरई दफ़ा के मुताबिक दर्ज झैल सवालात में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ, दुरुस्त था, दुरुस्त है ये। ज़लज़ले की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लग गई, ये गलत है। उसके बाद हामिद के अब्बाजान शहर के बड़े अस्पताल में सर्जन थे, ये दुरुस्त है। उसके बाद यहाँ गलत पे टिक लगाया हुआ, आपने दुरुस्त लिखना है, सर्जन ही थे वो। हामिद ज़ख्मियों की मदद नहीं करना चाहता था, गलत है ये। और हादसे में बाज़ लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, ये भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13 है शहरी दिफा का खुलासा। स्टूडेंट, आपको इतनी बार बताया जा चुका है कि खुलासा कोशिश कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन आपने खुद से भी कोशिश करनी है खुलासा लिखने की। फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ में बदलना। मजहूल के मायनी है नामालूम।
फ़ेल मजहूल ऐसे फ़ेल होता है जिसमें काम करने वाला यानी फ़ाइल जो होता है उसके बारे में मालूम नहीं होता। मिसाल देखिए, किताब लिखी, अब किसने लिखी है किसी को कुछ नहीं मालूम। इसी तरह अखबार पढ़ा जाएगा, गाड़ी चलाई जाएगी, खाना खाया जाएगा। ये जो तफसील लिखी हुई है ये इसी तरह, ये अखबार पढ़ा जाएगा तो मालूम नहीं किसने अखबार पढ़ा। इसी तरह गाड़ी कौन चला रहा है, खाना खाया जा रहा है लेकिन कौन खाना खा रहा है ये मालूम नहीं। कॉलम बे में फ़ेल मारूफ में तब्दील करना है। अलिफ में ये फ़ेल मजहूल लिखे हुए हैं, कॉलम बे में इसको मारूफ में आपने तब्दील करना है। कहानी पढ़ी गई, साउद ने कहानी पढ़ी। गाड़ी चलाई गई, असगर गाड़ी चलाता है। तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाए, हुकूमत तनख्वाह में इजाफ़ा करेगी। घर बनाया जाएगा, जमील घर बनाएगा। चावल खरीदे जाते हैं, सुहेल और तारिक चावल खरीदते हैं। तजनीसे मानवी में इम्तियाज़, जब किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल हों कि लिखने में इसकी शक्ल और पढ़ने में उनकी आवाज़ एक जैसी हो मगर इनके मायने एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो इसको तजनीसे मानवी कहा जाता है। मतलब दोनों ही जो हैं लिखने में अल्फाज एक जैसे होते हैं और पढ़ने में भी एक जैसे होते हैं लेकिन मायने उनके एक दूसरे से अलग होते हैं। अब आप यहाँ मिसाल देखिए, ज़्यादा सोना नुकसानदेह होता है, सोना बहुत महंगा हो गया है। पहला सोना जो है नींद की हालत के लिए है, दूसरा सोना एक कीमती धात है। इसी तरह दूध से खोया बनता है, आपने क्या खोया क्या पाया। अब अलिफ में जो दूध से खोया बनता है, दूध से तैयार होने वाला खोया मुराद है यहाँ, और दूसरा आपने क्या खोया, यहाँ खोने से मुराद है ज़ाया करना। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज, मैंने मुकम्मल करवा दी। जो चीज़ें मैंने आपने कॉपी पे लिखने हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका जुमले, अल्फाज मायनी और खुलासा, और मैं इसमें से आपको इक़्तिबास की तशरीह जो है वो सेंड करूँगी। आपने कॉपी वर्क बहुत ध्यान से करना है अपना। अब हम उर्दू भी पढ़ेंगे। मजमून है बेटा क़वाइद इंशा, देखें अपनी, आपकी जो उर्दू बी की बुक लगवाई है आपको 88 पेज है उसका। यौम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन 14 अगस्त आया, साल भर के इंतज़ार ने रंग दिखाया। शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ला, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली मसरत और शादमानी के नगमों से भर गई। जलसे मुनक्किद हुए, तकरीरें हुई, जिंदाबाद के नारे गूंजे। जुलूस निकले, हाथी घोड़े ऊंट बैल जुलूसों की जीनत बने। हर छोटे बड़े, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा मसरूर है, शादा और खुश है। एक नए बलबले से अकड़ फूल रहा है, क्या में पाकिस्तान की कहानी रकम की जा रही है। इस सिलसिले में बाज़ दिल खराश वाक़यात ने एक नई सोच और ज़िंदा रहने का एक नया रास्ता दिखाया। बरसगीर अंग्रेज़ की हुकूमत थी और ये हुकूमत इसने मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता था और इन्हें जलील और रुस्वा करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता था। इसके साथ हिंदू खुशामदी भी अंग्रेज़ के दिल में मुस्लिम दुश्मनी के जज्बात को हवा दे रहे थे। नतीजा जाहिर था कि मुसलमान इन दो पार्टों के दरमियान पिस रहे थे। अंग्रेज़ का हुकूमत पर कब्ज़ा था तो हिंदुओं का दफातर पर। वो किसी एक मुसलमान को अफसरी तक पहुँचने ही ना देते, इसलिए मुसलमान दफातर में चपरासी या चौकीदारी करके अपना पेट पालते थे। दरअसल हिंदुओं का मंसूबा ये था कि वो अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद पूरे बरसगीर के हाकिम बनेंगे और मुसलमानों को इस तरह पीस कर रख देंगे कि इस्लाम का नाम ही ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ ही इन्हें शूदर बनाकर इनके किरदार को मस्क कर दें। अंग्रेज़ और हिंदुओं के गठजोड़ से मुसलमानों की हालत बहुत काबिल रहम हो चुकी थी। मुसलमान अकाबिर भी इन हालात मज़कूरा से गाफिल ना थे। आखिर उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी जो हिंदू तंजीम कांग्रेस के मुतवाज़ी थी, मगर कांग्रेस सारे मुल्क में फैली हुई थी। हिंदू सौ तरह से इसके लिए कोशां थे। 1930 में मुस्लिम लीग एक भारी इजलास इलाहाबाद में हुआ जिसकी सदारत अल्लामा इकबाल ने की। आपने अपनी तकरीर में फरमाया, मुसलमान और हिंदू अलग अलग दो कौमें हैं जिनमें अब तक ना इत्तेहाद हुआ ना आइंदा होगा, इसलिए बेहतर ये है कि वो सूबे जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है वो इस्लामी रियासत के तौर पर मुसलमानों के हवाले किए जाएं। जिन सूबों को हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ हिंदू हुकूमत करें।
इलामा इकबाल इस ऐलान पर हिंदू बहुत बिगड़े और इन्हें शायर का ख्वाब कहकर हंसी उड़ाते रहे। कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग को मनज़्ज़म करते रहे और आखिरकार 1940 में मुस्लिम लीग इस तजवीज़ पर साथ किया और लेके रहेंगे पाकिस्तान के नारे हर तरफ गूंजने लगे। हिंदू भुना गए और इसने अपनी अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, मगर इससे मुसलमानों का जोश और बढ़ा और वो दुश्मनों के सामने खम ठोकर खड़े हो गए। अब अंग्रेज़ और हिंदुओं ने मजबूर होकर पाकिस्तान के क़याम को मंजूर किया। इस रोज़ जबकि पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ, 14 अगस्त का मुबारक दिन था। जिंदा कौमें ऐसे ही कौमी दिन को बड़ी शान से मनाती हैं। हम मुसलमान भी खुशी मनाते हैं कि हमें छिनी हुई आज़ादी मिली और पाकिस्तान की सल्तनत वजूद में आई। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। अब हम पढ़ेंगे तहफ़ीम इबारत, यानी पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर लिखते हैं, यानी सवालात के जवाबात हम खुद से उस पैराग्राफ की मुनासबत से लिखते हैं। इसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। मैं थोड़ी सी तफसील बताऊंगी पढ़ाने से पहले आपको। आपने कोई कहानी सुनी होगी, किस्से भी पढ़े होंगे और पढ़े हुए किस्से लिखिए तो मालूम होगा कि आपकी ज़बान, आपका बयान ही वही ना होगा जो आपने पढ़ा या सुना होगा। इसका सबब यह है कि वाक़या सुन के इसकी तरतीब और बात की हकीकत समझी, आप अपनी समझ और काबिलियत, अपनी ज़ुबानदानी और अल्फाज की याददाश्त से काम लेकर वही बात अपने लफ्ज़ों में अदा कर रहे हैं। इसको फ़हम इबारत कहते हैं। लिखी हुई इबारतों को मजमून या कहानी, अफसाना या इल्मी मुकाला इसी नज़र से पढ़ना चाहिए कि इसको समझें, इसके मतलब को अपने लफ्ज़ों में समझाएं और इस अमल से ज़हानत बढ़ती है और लिखना आता है। दूसरों की बात समझकर इससे अच्छे तरीके पर समझाना काबिलियत का काम है। आपको ये मशक़ करनी चाहिए ताकि इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा हो और अदब को समझने की खुदादा सलाहियत बढ़ती रहे, लोग आपकी काबिलियत से वाकिफ़ हो और आप अच्छे अंदाज में जवाब लिख कर अपने मुम्तहिन को मुतमईन कर सके। पैराग्राफ है हमारा, मैं आपके इस रीडिंग करती हूँ, फिर मैं आपको इसके आंसर बताऊँगी। पंजाब की हद इन दिनों गजनी तक फैली हुई थी। राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो इसने गजनी पर एक भारी फौज से चढ़ाई की। चुनाचा दफअतन मलगान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबिल तक बराबर लश्कर फैला दिया। इधर से सुबक्तगीन भी निकला। चुनाचा दोनों फौजें आमने सामने पड़ी थीं और एक दूसरे की पेश दस्ती की मुंतज़िर थीं कि पहले कौन पेश रफ्त करेगा। कि दफअतन आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, इन्हें खबर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लिहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ था। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए, जो बच्चे इनके औसान जाते रहे, यानी वो अपने होश व हवास जो थे वो खो बैठे। ये तो आपका पैराग्राफ हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? राजा जयपाल के ज़माने में। पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी राजा जयपाल के ज़माने में। ये आपका पैराग्राफ है। क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने हैं, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। पैराग्राफ आपके पास है। जयपाल कौन था? जयपाल पंजाब का हुक्मरान था और सुबक्तगीन गजनी का सिपा सलार। जयपाल पंजाब का हुक्मरान था, हिंदू था, और सुबक्तगीन मुसलमान था और ये गजनी का सिपा सलार था। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। कौन गजनी के रहने वाले कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? अब देखिए दो चीज़ें पूछिए। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे यानी गजनी के रहने वाले, और कौन बर्फ़ के आदी थे? गजनी के रहने वाले बर्फ़ के कीड़े थे और वो बर्फ़ में रहने के आदी थे। वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ रज़ाई का गुजारा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? वो लोग बर्फ़ के कीड़े थे यानी गजनी के रहने वाले बर्फ़ के कीड़े थे और वो वहाँ बर्फ़ में रहने के, यानी उन्हें सर्दी में रहने की आदत थी और ये बर्फ़बारी वहाँ का मामूल थी, इसलिए वो आदी थे इस बर्फ़बारी के। रज़ाई का वहाँ इसलिए गुजारा नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत शदीद सर्दी पड़ती थी।
जयपाल और सबुकतगीन में जंग क्यों ना हुई? बेमौसम बर्फबारी की वजह से दोनों में जंग नहीं हुई। मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत आहिस्तगी से बोले हैं। और बच्चों वैसे तो क्वेश्चन आंसर आपने खुद से ही लगा ये आपने बताने थे, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ा भी दिया और आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा और इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपीज पर लिखिएगा। इसका ग्रामर पढ़ेंगे। इसम की इकसाम बालिहाज मायनी। बच्चों इसम की इकसाम बालिहाज मायनी वो हैं दो, इसम मारफा और इसम नकरा। ये आपकी बुक में है पेज नंबर 4। इसम मारफा की पहले तारीफ़ देखें। आपने तारीफ़ याद भी करनी है, ये लिखने के लिए भी आपको आती हैं और इसकी जो मिसालें हैं, इन मिसालों को भी आपने ध्यान से सुनना है। पेज नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 2 है, 4 नहीं। मैंने थोड़ा गलती से 4 बोला। देखिए आप अपने पेज नंबर 2 पे इसम मारफा की 2 इकसाम है। मायनी के लिहाज से इसम की 2 इकसाम है, इसम मारफा, इसम नकरा। इसम मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास चीज़ जगह के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे कोह मालिया, बांगे दरा, महमूद। इसम मारफा को इसम ख़ास भी कहते हैं। इसम मारफा की इकसाम कितनी है? इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम इस्तफाम और इसम तकनीर। इसम अलम और अलम की इकसाम भी हैं आगे से 5। इसम अलम आपने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसम अलम वो होता है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक़ गालिब, मिट्ठू, इब्ने कासिम, शम्सुल उलमा। इसम अलम की इकसाम में ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़ शामिल है। ख़ताब वो इसम मारफा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मान, शम्सुल उलमा, खान बहादुर वगैरह। इसी तरह लक़ब वो इसम है मारफा की वो किस्म है जिसमें कौम की तरफ से कोई कौम की तरफ से जो दिया जाता है किसी खूबी की वजह से, जैसे मूसा कलीम अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, कायद आज़म, कायद मिलत वगैरह। इसी तरह तख़ल्लुस वो मुख्तसर लफ्ज़ है जो शायर हज़रात अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक़ में ज़ौक़, असदुल्ला ख़ान गालिब में गालिब। तख़ल्लुस है ये। उसके बाद है कुनियत, वो इसम जो माँ बाप, बेटे और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने ख़त्ताब, इब्ने मरियम, अबू कासिम, अबू तराब। इनमें इब्ने ख़त्ताब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत है, इनके वालिद ख़त्ताब की वजह से। इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है, हज़रत मरियम इनकी वालदा थी। अबू कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है और अबू तराब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की कुनियत है। उर्फ़ वो इस्म है जो वालिदैन बचपन में अपने बच्चे को प्यार से असल नाम की बजाय बिगाड़ कर या किसी खूबी या नक्स की वजह से वो नाम मशहूर हो जाए। मोहब्बत अकीदत में भी होता है, नफ़रत या हकारत की वजह से भी पड़ जाता है, जैसे पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, जावेद से जेदा, रशीद से रशीदा। इस तरह के जो नाम है आगे मिसालें हैं, छोटू, लंबू, लंगड़ा वगैरह। उसके बाद इसम ज़मीर है, वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तकरीर और तहरीर में एक नाम को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस इसम की जगह जो अल्फाज लगाए जाते हैं उन्हें इसम ज़मीर कहते हैं। मैं आपको मिसाल बताती हूँ, जैसे नदीम आया, नदीम ने खाना खाया और नदीम चला गया। इसकी जगह पे ये देखिए यहाँ लिखा है नदीम आया, इसने सबक पढ़ा और वो चला गया। इसमें हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नदीम आया, मैं ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नदीम आया, इसने सबक पढ़ा और वो चला गया। इसमें इस और वो 2 ज़मीरें हैं जो नदीम की जगह इस्तेमाल हुई, ठीक है। और ज़मीर इस जिसकी जगह इस्तेमाल होती है इसे मरज्जा कहते हैं। ने और को का इस्तेमाल उर्दू ज़ुबान में ने फ़ाइल की अलामत है, इसके इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी है। ने मतदी अफ़ाल में फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होता है। फ़ेल मतदी के मुताबिक माजी मुतलिक, माजी करीब,
माजी शकिया के साथ ने इस्तेमाल होता है, जैसे हसनैन ने किताब पढ़ी, हमज़ा ने ख़त लिखा, मुदस्सिर ने कुरान पढ़ा। बाज़ मुतअद्दी अल्फाज ऐसे हैं जिनके फ़ाइल के साथ ने नहीं आता, मसलन लाना और बोलना के अफ़ाल में मुतअद्दी होने के बावजूद ने इस्तेमाल नहीं होता। बाज़ अफ़ाल लाजिम के फ़ाइल के साथ ने इस्तेमाल नहीं होता, जैसे दौड़ा, रोया, चला, भागा के साथ ने नहीं लगता। बाज़ फ़ाइल लाजिम ऐसे हैं जिनके फ़ाइल के साथ ने आता है, जैसे अज़ीज़ ने तोड़ा, रुकैया ने पकाया। चाहना मज़दर के फ़ेल के साथ ने आता है, लेकिन अगर फ़ाइल दिल, तबीयत, जी, हूँ तो ने का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे दिल चाहा तो ज़रूर आऊँगा, तबीयत चाही तो चला जाऊँगा, जी चाहा तो आऊँगा। मुझ और तुझ अगर फ़ाइल हों तो ने नहीं आता, लेकिन इसके साथ कोई सिफ़त हो तो ने का इस्तेमाल होगा, जैसे मुझ बदनसीब ने ये नहीं कहा था, तुझ शरीफ ने ये क्यों कहा। मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल गलत है, जैसे अमजद ने कराची जाना है, मैंने किताब पढ़ना है, हमने हज करना है। इनकी सही सूरत ये होगी, अमजद को कराची जाना है, मुझे किताब पढ़ना है, हमें हज करना है। अब इनमें ने का इस्तेमाल जो था वो गलत था। अब को का इस्तेमाल देखते हैं। उर्दू ज़ुबान में को मफ़ूल की अलामत है, जिसके इस्तेमाल में एहतियात लाजमी है। जब किसी जुमले में मफ़ूल आकिल जानदार हो तो इसके साथ को ज़रूर आता है, जैसे उस्मान ने शागिर्द को पढ़ाया, मैंने फरहान को देखा। अगर किसी जुमले में मफ़ूल बेजान हो तो को नहीं आता, जैसे मैंने किताब पढ़ी, तारिक ने अखबार ख़रीदा, बोलना चाहिए। इन जुमलों में को का इस्तेमाल नहीं होता या गलत होता है। मुरक्कब मस्दर जो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ को का इस्तेमाल गलत है, जैसे कमर बांधना के बजाय कमर को बांधा, हिम्मत हारना के बजाय हिम्मत को हारना गलत होगा। अगर किसी जुमले में जानदार ज़ौक़ुल दो मफ़ूल हों तो इनमें दूसरे मफ़ूल के साथ को इस्तेमाल करना ठीक होगा, ना कि दोनों मफ़ूलों के साथ को इस्तेमाल किया जाए, जैसे उसामा ने बच्चा इसकी माँ को दिया। इस जुमले में बच्चा और माँ दोनों मफ़ूल हैं, लेकिन को सिर्फ दूसरे मफ़ूल माँ के साथ इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, ये ने और को का इस्तेमाल हो गया। बाकी मैंने उर्दू बी में आपको तफ़हीम इबारत और मज़मून पढ़ाया, और इस सब में जो हमने सब मारफा की इकसाम पढ़ी हैं और मायनी के लिहाज से जो मैंने आपको बताया, ये आप 7th में भी पढ़ चुके हैं, तो ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं थी। आपने सिर्फ अपनी कॉपी पर मज़मून तहरीर करना है और तफ़हीम इबारत के क्वेश्चन आंसर बाकी आपने याद करना है, और आपने उर्दू ए का काम अपनी कॉपीज़ पे करना है। जैसे आप पिछले रूटीन में मैं आपको बताती रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर और जुमले, अल्फाज, मायनी आप अपनी कॉपी पर तहरीर करेंगे, और खुलासा जो मैं आपको नोट्स आपको सेंड जो करूँगी। ठीक हो गया? ये आज का लेक्चर था आपका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और साथ साथ में आपने अपने लेक्चर को ध्यान से सुनना भी है और याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।